Hello, friends. Welcome to you in your YouTube channel सर्वेष्ठा क्लासेस। दोस्तों, आज आपका फिर एक बार स्वागत है आपके अपने ही चैनल सर्वेष्ठा क्लासेस में। आज हम नाउन की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। लगभग हमारा नाउन का जो सेशन है उस सेशन की ये लास्ट क्लास है, क्योंकि अब इसमें हम एरर डिटेक्शन की बात करेंगे। एरर डिटेक्शन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे टॉपिक नाउन का, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने नाउन का एनालिसिस किया, नाउन की कैटेगरीज के बारे में सीखा, इम्पॉर्टेंट रूल्स के बारे में सीखा, नाउन से रिलेटेड जो भी थे। अब फाइनली हम लोग नाउन के उस लेवल पे आ गए हैं कि जो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन में आपको सीधे तौर पर देखने को मिलते हैं, जो कि एरर डिटेक्शन के माध्यम से आप कह लें कि क्वेश्चन आता है। कॉमन एरर के नाम से क्वेश्चन आता है। एरर डिटेक्शन, कॉमन एरर, बात एक ही होती है। कोई सेंटेंस लिखे होंगे, उनके नीचे कुछ ऑप्शंस होंगे और उन सेंटेंसेस को आपको पढ़ना है, उनका एनालिसिस करना है और देखना है ग्रामेटिकली तौर पर कि इन सेंटेंसेस में क्या एरर हो सकती है। तो मैंने एक्सरसाइज के तौर पर कुछ सेंटेंस यहां पर लिखे हैं बोर्ड पे। वन बाय वन एक एक सेंटेंस का हम एनालिसिस करेंगे और आप लोग उनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको नोट करते रहिए। अपना कॉपी और पेन तैयार रखिए और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम यहाँ पर सेंटेंसेस के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं उनको बहुत ही ध्यान से कंसंट्रेट होकर के आपको पढ़ना है। तो पहला सेंटेंस है जैसा हमारा की लिखा हुआ है, और एल्डर्स गेव अस मेनी एडवाइस, गेव अस मेनी एडवाइसेस। अब यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है एडवाइसेस। एडवाइसेस, जब हमने आपको नाउन के बारे में पढ़ाया था, नाउन का एनालिसिस कर रहे थे, तो हमने आपको कुछ ऐसे नाउन्स बताए थे कि जिन नाउन्स का प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस या ईएस ऐड नहीं होता है। उनमें से एक वर्ड हमारा एडवाइस भी था। क्या था? एडवाइस भी था। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। एडवाइस का मतलब होता है सलाह। और एडवाइस क्या है? एडवाइस एक नाउन है। क्या है? नाउन है। अब इसमें अगर इसकी स्पेलिंग में थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, जैसे ADVISE, अब ये भी एडवाइस है, ये भी एडवाइस है, लेकिन ये एडवाइस वर्ब है। क्या है? वर्ब। ध्यान रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं सेंटेंसेस में जब ये वर्ड्स आते हैं। CE लगा है तो ये नाउन है, SE लगा है तो ये वर्ब है। ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। एडवाइज, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड होता है सेकंड और थर्ड फॉर्म। तो यहां पर ये एडवाइस जो हमारा नाउन है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इस एडवाइस को हम प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस ऐड नहीं करते हैं। अच्छा, ये प्लूरल फॉर्म में लिखा है, मतलब जो भी बात कह रहा है, और एल्डर्स गेव अस मेनी एडवाइसेस, वो एडवाइस वर्ड जो है वो प्लूरल सेंस में यूज करना चाहता है, लेकिन वो ग्रामेटिकली यहां पर कुछ मिस्टेक कर रहा है। तो ये प्लूरल ऐसे नहीं बनता है। इसको प्लूरल बनाने के लिए, और उससे पहले देखिए मेनी लिखा हुआ है। मेनी क्या है? मेनी एक एडजेक्टिव है। क्या है? मेनी एडजेक्टिव है। और ये जो मेनी एडजेक्टिव है ये काउंटेबल नाउन्स के साथ में यूज होता है। किसके साथ? काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। तो
एडवाइस को प्लूरल बनाने के लिए हम मेनी वर्ड का यूज नहीं करेंगे। इसमें दो एरर्स हैं, एक तो यहां से मेनी आपका ओमिट होगा, हटेगा, और दूसरा एडवाइस से एस हटेगा। तो जो सही फॉर्मेशन होगी सेंटेंस की वो क्या होगी, इस एडवाइस को प्लूरल बनाने के लिए हम इसमें क्या ऐड करेंगे, पीसेस ऑफ। क्या ऐड करेंगे, पीसेस ऑफ, और मेनी हट जाएगा। तो हमारा एग्जैक्ट सेंटेंस क्या होगा, आवर एल्डर्स गेव अस पीसेस ऑफ एडवाइस। क्या होगा, पीसेस ऑफ एडवाइस। आवर एल्डर्स गेव अस पीसेस ऑफ एडवाइस, मेनी एडवाइसेस नहीं, पीसेस ऑफ एडवाइस। क्लियर है? एनी डाउट? नो? वेरी गुड। नाउ अब बढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस की तरफ, जो कि लिखा हुआ है सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। तो ये भी आपको जब हमने रूल्स ऑफ नाउन्स पढ़ाए थे तो उसमें एक वर्ड फर्नीचर बताया था। इसमें फर्नीचर था, इंफॉर्मेशन था एक वर्ड, और इसी तरीके से और भी अदर वर्ड्स थे जिन पे हमने डिस्कस किया था। कि हमने आपको बताया था कि जो वर्ड फर्नीचर है, इसमें फर्नीचर खुद ही अपने आप में एक ग्रुप को बताता है, और इसके अंदर टेबल, चेयर, बेड एटसेट्रा एटसेट्रा चीज़ों को शामिल किया जाता है। वी इंक्लूड ऑल दैट थिंग्स इन फर्नीचर। तो फर्नीचर में एस कभी भी नहीं लगाया जाता है। फर्नीचर का हम प्लूरल नहीं बनाते हैं। यहां पर लिखा हुआ है सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर्स। तो एग्जैक्ट सेंटेंस क्या होगा, सीता हैज सोल्ड ऑल हर फर्नीचर, नॉट फर्नीचर्स, फर्नीचर। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। द कैटल्स, थर्ड सेंटेंस, द कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब मैंने आपको रूल्स ऑफ द नाउन में एक रूल बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं हमारे कि जो एक ग्रुप को डिनोट करते हैं, ग्रुप को। उसमें हमारा ये भी वर्ड था, क्या, कैटल, कैटल था। इसी तरीके से एक वर्ड मैंने दिया था आपको, पोल्ट्री, पोल्ट्री भी वर्ड था। एक वर्ड था इसमें जेंट्री, वो भी वर्ड था। तो ये अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है, कैटल। और कैटल मीन्स होता है पशुओं का झुंड। किसका झुंड? पशुओं का झुंड। तो कैटल्स ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल वर्ड में एस कैसे लग सकता है? पॉसिबल है? नो। तो यहां कैटल से क्या करेंगे कि कैटल से हम एस हटा देंगे, कैटल से एस हटा देंगे। इसी पार्ट में गलती है, जो एरर है इसी पार्ट में है। तो कैटल से एस हटा देंगे, और कैटल एक प्लूरल वर्ड है क्योंकि कैटल मीन्स होता है पशुओं का झुंड। तो कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, ये आपका एग्जैक्ट सेंटेंस हो जाएगा, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। क्लियर? पढ़ते हैं अपने अगले सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा सेंटेंस नंबर 4, दीज न्यूज आर फॉल्स। लिखा हुआ है दीज न्यूज आर फॉल्स। तो अब इसमें आपको एरर नजर आ रही होगी। क्या एरर नजर आ रही है, बताइए। यस, आप बताइए क्या होगा। देखिए यहां पे इसमें 2 एरर्स मुझे नजर आ रही है, 2 एरर्स। पहले नंबर पे नाउन क्या है, नाउन को आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे न्यूज है, क्या है, न्यूज। और न्यूज जो है वो ऑलवेज सिंगुलर नाउन कंसीडर किया जाता है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन। कौन? न्यूज। अब न्यूज जब सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले ये दीज लगा हुआ है। दीज क्या है? दीज एक प्रोनाउन है। दीज क्या है? प्रोनाउन है। और दीज जो है वो प्लूरल प्रोनाउन है। कैसा प्रोनाउन?
प्लूरल। किसका प्लूरल प्रोनाउन है? दीज जो है वो दिस का प्लूरल प्रोनाउन है। दिस का प्लूरल प्रोनाउन दीज है। तो जब यहां पर नाउन सिंगुलर है तो इसके साथ प्लूरल प्रोनाउन कैसे यूज हो सकता है? तो एरर कहां है? यहां पर है। तो दीज की जगह पर हमारा क्या वर्ड हो जाएगा? दिस। और दिस न्यूज, अब ये हो गया सिंगुलर सब्जेक्ट। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आएगी। तो यहां पर आर की जगह पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस जो होगा आपका वो क्या होगा? दिस न्यूज क्या हो जाएगा यहां पे? दिस न्यूज इज फॉल्स। दिस न्यूज इज फॉल्स। थोड़ा सा रफ करूंगा जिससे मुझे थोड़ा प्रॉपर स्पेस मिल जाए चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए। होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आपको मैं रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 5। दे वांट 2 डजन्स एप्पल्स। एप्पल्स। दे वांट 2 डजन्स एप्पल्स। अब ये नाउन्स जब मैंने पढ़ाया था आपको तो कुछ वर्ड्स आपको मैंने दिए थे, कुछ वर्ड्स के बारे में बताया था। जैसे कुछ नाउन ऐसे जैसे डजन, 1000, 100, मिलियंस। ओके, ये कुछ ऐसे नाउन्स मैंने बताए थे कि अगर इन नाउन से पहले कोई न्यूमेरिक ऐड हो जाता है। क्या ऐड होगा? न्यूमेरिक। न्यूमेरिक मीन्स गिनतियां, 1 2 3 4 10 20 100 एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर कोई न्यूमेरिक ऐड हो रहा है डजन से पहले, 1000 से पहले, 100 से पहले, तो इन नाउन में 100, 1000, डजन में एस या ईएस का यूज नहीं किया जाता है। मतलब इनको प्लूरल नहीं बनाया जाता है। जैसे यहां पर दे वांट टू। अब टू क्या है? ये एक न्यूमेरिक है, नंबर है 2। तो 2 न्यूमेरिक है और उसके बाद में लिखा हुआ है डजन्स। तो यहां पर क्या होगा? मैंने बताया कि अगर न्यूमेरिक ऐड हो जाएगा तो इसमें एस या ईएस का यूज नहीं होगा। तो 2 डजन एप्पल्स, 2 डजन एप्पल्स होगा। दे वांट 2 डजन एप्पल्स होगा। ये एस जो है ये यहां से ऑमिट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। गुड नाइट, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और ये सेंटेंस आपके एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम होता है उस एग्जाम में ये सेंटेंस पूछा जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसमें वर्ड यूज हुआ है गुड नाइट। क्या यूज हुआ है? गुड नाइट। ये गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड बाय, हेलो, हाय, ये क्या है? गुड मॉर्निंग क्या है? गुड इवनिंग क्या है? गुड नाइट क्या है? ये जो टर्म यूज हो रहा है ये टर्म है क्या एक्चुअली? इस टर्म को हम बोलते हैं सैल्यूटेशन। क्या बोलते हैं? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन वर्ड क्या है? मैंने क्या कहा? सैल्यूटेशन। ये जो गुड नाइट है, गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, ये है सारा सैल्यूटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सैल्यूटेशन। हिंदी में इसको कहते हैं अभिवादन। हिंदी में कहते हैं अभिवादन। अच्छा, ये सैल्यूटेशन जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। सैल्यूटेशन 2 तरह के कौन कौन से सैल्यूटेशन होते हैं? एक अराइवल और दूसरा डिपार्चर। अराइवल और डिपार्चर।
अराइवल सैल्यूटेशन और डिपार्चर सैल्यूटेशन। अब जरा सेंटेंस में आइए, क्या लिखा हुआ है, गुड नाइट। जब हम किसी से मिलते हैं, तो जब हम उससे कोई सैल्यूटेशन इंग्लिश में करते हैं, तो मिलने पर हम बोलते हैं, अगर सुबह मिल रहे हैं तो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, शाम को मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग बोल रहे हैं, और अगर नाइट में मिल रहे हैं तो एज के अकॉर्डिंग हम हाय और हेलो का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर किसी से मिलेंगे और पता चला 12 बजे रात में मिल रहे हैं तो गुड इवनिंग थोड़ी कहेंगे उससे। तब हम उससे, अगर वो हमारे एज ग्रुप का है तो हम उससे बोलेंगे हाय। फ्रेंड है हमारा तो उसका हम नाम लेकर के हाय राहुल, ऐसे हाय सीता, इस तरीके से हम डिनोट करेंगे। और अगर हमसे कोई सीनियर है, हमारे फादर की एज का है, हमसे कोई बड़ा है, एज में बड़ा है, तो हम उसके लिए हाय नहीं यूज करेंगे, उसके लिए हेलो यूज करेंगे। हेलो अंकल बोलेंगे, ठीक है, हाय अंकल नहीं बोलेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनको समझना होता है। तो जब हम कोई किसी से मिलते हैं और उस वक्त जो सैल्यूटेशन यूज करते हैं उनको बोलते हैं अराइवल सैल्यूटेशन। और जब किसी से डिपार्ट होते हैं, विदा लेते हैं, तो उसको बोलते हैं डिपार्टिंग सैल्यूटेशन। तो अब आप ये मुझे बताइए कि गुड नाइट जो है वो अराइवल सैल्यूटेशन है या डिपार्टिंग सैल्यूटेशन है? गुड नाइट तो जब किसी से विदा लेते हैं तब बोलते हैं ना, और यहां क्या कह रहा है, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। आई एम सो ग्लैड टू मीट यू, मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हूं, मैं तुमसे मिलके बहुत खुश हूं। तो यहां पर तो अराइविंग सैल्यूटेशन यूज होना चाहिए, और ये गुड नाइट कह रहा है। क्या कह रहा है, गुड नाइट। इसका मतलब वो शाम को मिल रहा है किसी से, शाम को मिल रहा है। तो जब अराइविंग सैल्यूटेशन है, शाम को मिल रहा है, तो गुड नाइट की जगह पर हमारा वर्ड क्या यूज होना चाहिए? यहाँ पे यहां यूज होगा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा गुड इवनिंग, आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। क्लियर? बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर। सेंटेंस नंबर 7 कहता है वी शुड हेल्प द पुअर्स। अब यहां पर देखिए पुअर्स वर्ड यूज हुआ है, द पुअर्स। अब ये जो वर्ड है पुअर, इसका मतलब क्या होता है? निर्धन। क्या होता है? निर्धन या गरीब। अब अगर कोई कास्ट या कम्युनिटी को इस तरीके से, जैसे कि निर्धन वर्ड लिखा हुआ है, पुअर लिखा हुआ है, अगर इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर दिया जाए, इस चीज का डेफिनेट आर्टिकल, दा जो है वो क्या है? डेफिनेट आर्टिकल है। अगर इससे पहले, पुअर से पहले डेफिनेट आर्टिकल का हम यूज कर रहे हैं, तो ये पूरी एक कम्युनिटी को बिलोंग करने लगता है, पूरी एक कम्युनिटी को बिलोंग करने लगता है। जैसे अब यहाँ पर निर्धन है, अगर हमें इसको प्लूरल बनाना है, पूरी एक कास्ट को शो करना है, तो हमें इसमें एस नहीं लगाना पड़ेगा, इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर देना पड़ेगा। तो डेफिनेट आर्टिकल का यूज जब कर देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी निर्धन लोग हैं, वो सब हो जाएंगे अगर हमने कह दिया इंग्लिश में द पुअर। इसी तरीके से अगर हमें कहना है अमीर, एक अमीर व्यक्ति, तो अ रिच पर्सन, ओके। लेकिन अगर कहना है सारे अमीर लोग, तो हम ऑल रिच पर्सन्स नहीं बोलेंगे, द रिच बोल देंगे और सारे अमीर लोग उसमें आ जाएंगे। क्लियर है? इसी तरीके से एक वर्ड और आपको मैं बता दूं, जैसे इंग्लिश लिखा हुआ होता है, इंग्लिश। तो इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज है। और अगर हमने इससे पहले आर्टिकल लगा दिया आ इंग्लिश, तो इसका मतलब हो गया एक अंग्रेज व्यक्ति। क्या हो गया? एक अंग्रेज व्यक्ति। और अगर इस आ से पहले मैंने डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर दिया द,
द इंग्लिश बोल दिया तो द इंग्लिश मीन्स हो गया जितने भी अंग्रेज लोग हैं वो सब, इसमें सारे अंग्रेज लोग आ गए। ये पूरी उनकी अंग्रेजों की पूरी कम्युनिटी को, पूरी कास्ट को ये शो करने लगता है अगर हम इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज कर देते हैं। तो आशा करते हैं इस चीज को आप समझ गए होंगे। तो यहां पर जो पुअर्स में एस लगा हुआ है, ये द खुद ही बता रहा है कि सारे पुअर्स की बात हो रही है कि वी शुड हेल्प, हमें मदद करनी चाहिए सारे गरीब लोगों की, सारे निर्धनों की। तो यहां पर एस नहीं आएगा, द पुअर ये हो जाएगा। क्लियर है? पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ से। वन ऑफ हिज सन इज अ टीचर। आगे रफ कर दूं जरा, लिखने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही। यस, लिखा हुआ है वन ऑफ हिज सन इज अ टीचर। क्या एरर है बता पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं कुछ? वन ऑफ हिज सन इज अ टीचर। पहली चीज तो आप समझिए कि यहां पर जो बात हो रही है वो कितने लोगों की बात हो रही है। नंबर वन चीज, बात हो रही है सिंगल पर्सन की। इसकी सिंगल पर्सन, इसलिए यहां पर वर्ब भी सिंगुलर यूज हुई है। ठीक है? और मिस्टेक कहां पर है? मिस्टेक जो है यहां पर एक की जो बात हो रही है वो कितने लोगों में से एक की बात हो रही है। कह रहा है वन ऑफ हिज सॉरी वन ऑफ हिज। वन ऑफ का मतलब होता है एक, किसी में से एक। तो एक किस में से होगा पहले बताइए? एक से ज्यादा से ही तो एक निकालेंगे, दो से, तीन से, चार से, पांच से, सो मेनी पर्सन्स। जब ज्यादा होंगे तभी तो एक की बात कर पाएंगे। वन ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा, याद रखिए, वन ऑफ के बाद आने वाला जो भी नाउन होगा वो ऑलवेज प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। यहां क्या लिखा हुआ है? सन। तो यहां क्या होना चाहिए? यहां होना चाहिए सन्स। वन ऑफ हिज सन्स इज अ टीचर। तो वन ऑफ हिज सन्स इज अ टीचर। अक्सर बच्चे गलती क्या करते हैं, एक डिटेक्शन इसमें और बनाई जाती है एग्जैक्ट। एक तो ये हो गई कि वन ऑफ हिज सन, यहां सिंगुलर लिख देंगे, आपको प्लूरल करना होगा। अब यहां प्लूरल होगा और एग्जाम्स में क्या करेंगे, इस इज की जगह पर क्या कर देंगे? आर कर देंगे। क्या कर देंगे? आर कर देंगे। आप देखेंगे सन्स लिखा हुआ है और सन्स के बाद आर लिखा हुआ है, आप कहेंगे ठीक है सेंटेंस, नो एरर। लेकिन एरर यहीं पर है, क्योंकि ये जो या इज, ये जो वर्ब यूज हो रही है यहाँ पे, वो सन्स के लिए नहीं यूज हो रही है, वो इस वन के लिए यूज हो रही है। और वन मीन्स कोई एक पर्सन की बात हो रही है, एक पर्सन के लिए यूज हो रही है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज होती है। तो ये दो एरर इसमें आती है। क्लियर है? एग्जैक्ट सेंटेंस क्या होगा? वन ऑफ हिज सन्स इज अ टीचर। क्लियर? पढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। I saw two beautiful fishes in the pond. मैंने बताया था आपको कि hares नहीं होता है, deers नहीं होता है, उसी तरीके से fish तो होता है लेकिन fishes नहीं होता है। यहां क्या कह रहा है? I saw two beautiful fishes in the pond. तो two beautiful fishes नहीं, two beautiful fish in the pond. Fishes नहीं, ठीक है? ये और आगे की बात है। अगर फिशेस हम कहीं पे यूज करते हैं तो इसका मतलब हम फिश की कैटेगरीज को बता रहे हैं। एक फिश दूसरी है, दूसरी फिश दूसरी है, तीसरी फिश तीसरी है। कलर डिफरेंट हो सकता है, ठीक है? उसकी स्पीसीज दूसरी हो सकती है, ठीक? तो वो डिफरेंशिएट किया जाता है जब फिश को, तब वहां पर हम फिशेस यूज करते हैं।
ठीक है, वो सेंटेंस दूसरा होता है। यहाँ पे बात करते हैं वन ऑफ हिज सॉरी आई सा टू ब्यूटीफुल फिशेस इन द पॉन्ड। तो एग्जैक्ट सेंटेंस क्या होगा? आई सा टू ब्यूटीफुल फिश इन द पॉन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस, इज योर सीजर्स डल? क्या आपकी कैंची जो है, सीजर्स माने कैंची, क्या आपकी कैंची में धार नहीं है? वीक है, नॉट शार्प। इज योर सीजर्स डल? तो सीजर्स मैंने बताया था कि हर वो इंस्ट्रूमेंट, हर वो चीज, हर वो आर्टिकल जिसमें दो पार्ट होते हैं। जैसे कैंची, तो कैंची दो फलक मिलकर के सीजर्स बनती है। वो दोनों पार्ट जो यूज चलते हैं तभी तो उससे कुछ हम काट सकते हैं। बोलिए यस। और उसी तरीके से जैसे हम यूज करते हैं पतलून, इंग्लिश में पैंटलून्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैंटलून्स। तो जो पैंट पहनते हैं आप, उसमें दो पैचे होते हैं नहीं होते? तो इसीलिए एक तो नहीं पहनते हो, तो इसीलिए वो भी वर्ड ऑलवेज प्लूरल यूज होता है। पैंटलून्स बोलते हैं, ट्राउजर्स बोलते हैं। इसी तरीके से आंखों में चश्मा लगाते हो, गॉगल्स बोलते हो इंग्लिश में उसको, स्पेक्टेकल्स बोलते हो उसको, ग्लासेस बोलते हो उसको। ग्लास तो नहीं बोलते हो। अगर ग्लास बोल दिया इसका मतलब क्या हो गया? वो कांच हो गया। ग्लास का मतलब कांच हो गई। वो नॉर्मल जो शीशा होता है उसको ग्लास बोलते हैं। और ग्लासेस, तो ग्लासेस मीन्स चश्मा, स्पेक्टेकल्स। गॉगल्स, चश्मा, एस लगा होगा सब में। उसी तरीके से यहां पर सीजर्स है तो सीजर्स में भी एस लगा होगा। इज योर सीजर्स डल लिखा हुआ है, लेकिन ये वर्ड जो है वो क्या होगा? प्लूरल होगा। क्या होगा? प्लूरल होगा। तो यहां पर वर्ब की एरर है। आर योर सीजर्स होगा। क्या होगा? आर योर सीजर्स डल, ये होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है अ पोएट एंड राइटर आर डेड। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अक्सर एग्जाम्स में पुट अप किया जाता है। A poet and writer are dead। अब देखिए, पोएट से पहले आर्टिकल लगा हुआ है। ये इंडेफिनिट आर्टिकल है, ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो आ ये सिंगुलर नंबर को शो करता है। आ जो है वो नंबर को शो करता है। जब कोई सिंगुलर नाउन आता है तो वो सिंगुलर नहीं यूज किया, मतलब वो सिंगल नहीं यूज किया जाता है, उससे पहले आर्टिकल का यूज किया जाता है इंग्लिश में। ओनली पोएट नहीं लिखेंगे, आ पोएट लिखेंगे। ठीक है? तो अ पोएट एंड राइटर, अ पोएट एंड राइटर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। पोएट से पहले आर्टिकल लगा है लेकिन राइटर से पहले आर्टिकल नहीं लगा है। अगर इस राइटर से पहले दो, ये सिंगुलर नाउन है, राइटर भी सिंगुलर नाउन है, पोएट भी सिंगुलर नाउन है, और ये दोनों सिंगुलर नाउन किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों और वो अलग अलग पर्सन्स को शो करें तो सेंटेंस हमारा प्लूरल होगा। वर्ब आने वाली प्लूरल होगी। लेकिन एंड से जुड़ने वाले दो सिंगुलर नाउन अगर एक ही व्यक्ति को, एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो सिंगुलर होगा। ये कैसे पता करेंगे? ये हमें बताएगा आर्टिकल। तो यहां आर्टिकल पोएट से पहले लगा है। आ पोएट एंड राइटर, आ पोएट एंड राइटर। जो पोएट है वही राइटर है। राइटर अलग नहीं है, और पोएट अलग हो राइटर अलग हो। राइटर वही है जो पोएट है, पोएट वही है जो राइटर है। अगर इस राइटर से पहले भी आर्टिकल लगा होता यहां पर आ, ठीक है, तो ये दो पर्सन हो जाते। तो ये पर्सन एक ही है क्योंकि आर्टिकल सिर्फ यहां पर लगा हुआ है। अ पोएट एंड राइटर यहां पर होगा इज डेड। जो डेड हुआ है वो पोएट और राइटर एक ही पर्सन था। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगला सेंटेंस, लास्ट सेंटेंस है, देखते हैं। द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। द कमिटी वॉज डिवाइडेड ऑन दिस इशू। अब मैंने आपको कुछ
कलेक्टिव नाउन्स बताए थे कि वो कलेक्टिव नाउन्स जो हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज होते हैं। जैसे एक वर्ड मैंने आपको बताया था जूरी, क्या वर्ड बताया था? जूरी। ये सिंगुलर फॉर्म में भी यूज होता है और प्लूरल फॉर्म में भी यूज होता है। इसी तरीके से एक वर्ड था हमारा कमिटी। जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है रूल्स ऑफ नाउन्स की, वो हमारी डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक को फॉलो करके हमारी वो वीडियो देख सकते हैं, और उसमें आपको इस तरीके के जो डाउट्स हैं वो पहले ही मैंने क्लियर कर रखे हैं, तो आपको एरर डिटेक्शंस फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कमिटी भी जो है हमारा वो एक ऐसा ही नाउन है जो कि एक ग्रुप को शो करता है, और ये एक कलेक्टिव नाउन है। लेकिन ये कलेक्टिव नाउन जब इनमें इनके जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कमिटी ग्रुप ऑफ मेंबर्स, जूरी ग्रुप ऑफ जजेस, तो इनके मेंबर्स के जब व्यूज डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, इनके विचार, जब ये कमेटी अपने विचार व्यक्त कर रही है और अलग अलग विचार व्यक्त कर रही है, तो वहां पर हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है, प्लूरल प्रोनाउन का यूज करना है। अगर इनके व्यूज मैच कर रहे हैं, 3 पर्सन्स हैं मान लो कमेटी में, 1 2 3, ये 3 पर्सन्स हैं इस कमेटी में, ठीक है? तो और इन तीनों पर्सन्स ने किसी भी इशू पर कह दिया यस यस और यस, तो यहां पर व्यूज इनके मैच कर गए, तो जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर आएगी और जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज होगा। यहां पर देखिए लिखा हुआ है द कमिटी वॉज डिवाइडेड। कमिटी वॉज डिवाइडेड। अब यहां वर्ड आ गया है डिवाइडेड ऑन दिस इशू, मतलब कोई मैटर होगा, कोई एक मुद्दा होगा जिस पर इस कमिटी को अपने व्यूज एक्सप्रेस करने थे, अपने व्यूज एक्सप्रेस करने थे। लेकिन यहां पर वर्ड आ गया डिवाइडेड, मतलब कि बटे हुए। कमेटी के मेंबर्स के जो व्यूज हैं इस मुद्दे के ऊपर वो एक नहीं है। मैंने यहाँ पर कहा यस यस यस, तो सब लोगों ने यस नहीं किया, कोई कुछ ने यस कहा तो कुछ ने नो कहा। तो ये जो डिवाइडेड वर्ड है ये हमें बता रहा है कि कमेटी के जो मेंबर्स हैं इनके विचार अलग थे, मुख्तलिफ थे, डिफरेंट थे। तो जब डिफरेंट होंगे तो वर्ब भी प्लूरल आएगी और प्रोनाउन भी प्लूरल आएगा। यहां पर क्या है, द कमिटी वॉज लिखा हुआ है, तो वॉज की जगह पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। कमिटी वर डिवाइडेड इन दिस इशू। क्लियर? इस तरीके से आपने देखा कि हमने यहां पर 12 सेंटेंसेस पे डिस्कस किया, और इसी तरीके के सेंटेंसेस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं एरर डिटेक्शन के माध्यम से। एग्जाम्स में क्या करते हैं, इसको पूछने का तरीका, जैसे ये आर एल्डर्स लिखा हुआ है, तो आर एल्डर्स यहां से इसको ब्रेक कर देंगे, इसको बना देंगे पार्ट ए, फिर गेव अस इसको कर देंगे यहां से ब्रेक, और ये हो जाएगा बी ऑप्शन। फिर मेनी यहां से ब्रेक कर देंगे, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। एडवाइसेस इसको यहां से ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, और इसमें आपसे कहेंगे कि फाइंड आउट द एरर्स गिवन सेंटेंस। तो इस तरीके से आपको जिस पार्ट में एरर नजर आ रही है आप उससे उस पार्ट में एरर को टिक कर देंगे। जैसे यहाँ पर एरर आपकी थी, मेनी में भी एरर है और एडवाइसेस में भी एरर है, तो ऑप्शन आपको मिलेगा ए, ऑप्शन बी थर्ड नंबर पर, ऑप्शन सी और फोर्थ नंबर पर ऑप्शन सी एंड डी बोथ। तो आपका आंसर होगा चौथा वाला ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सी एंड डी बोथ, क्योंकि आपको यहाँ पर मेनी भी हटाना था इसमें और एडवाइसेस से एस हटाना था, तो आपका आंसर होगा फोर्थ वाला ऑप्शन, आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरीके से एग्जामिनेशंस में पुट अप किए जाते हैं क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड वेल। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आपको एक दूसरे फेज की तरफ इसके लिए चल रहा हूँ कि जैसे जो ऑप्शनल सेंटेंसेस हैं वो ऑप्शनल सेंटेंसेस किस तरीके से एग्जाम्स में पुट अप किए जाते हैं। जैसे टेट का एग्जाम हो गया, आपका बीएड का एग्जाम हो गया, सुपर टेट का एग्जाम हो गया, एसएससी जीडी का एग्जाम हो गया, एमटीएस का एग्जाम हो गया, और इस तरीके से बहुत से वनडे एग्जाम्स जिनमें इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, तो वो ऑप्शन के तौर पर कैसे पुट अप किए जाते हैं, मैं एक दो क्वेश्चन उसका भी फॉर एग्जांपल दे करके और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हमने आपको कुछ नाउन की एरर डिटेक्शंस के बारे में बताया और उनका एनालिसिस किया। बात कर रहे हैं हम नाउन में एरर डिटेक्शन के दूसरे फेज की तरफ, जो कि ऑप्शनल आता है। कैसा आता है? ऑप्शनल। सेंटेंस लिखा होगा, उसमें ब्लैंक स्पेस होगा जैसा कि यहाँ पर मैंने छोड़ रखा है, और नीचे उसके कुछ ऑप्शंस लिखे होंगे, उसमें से आपको राइट ऑप्शन जो है वो फिल करना होता है। सेंटेंस लिखा हुआ है ब्लैंक स्पेस इज अ कलेक्टिव नाउन। अब नीचे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आइलैंड, ब्रिजेस, फ्लॉक एंड वीमेन। अब आइलैंड आपको पता है, आइलैंड द्वीप को कहते हैं, तो ये तो सिंगुलर है। ब्रिजेस, ब्रिज मीन्स पुल होता है, ब्रिजेस माने एक से ज्यादा पुल, लेकिन ये कलेक्शन को शो नहीं कर रहा है। अगला हमारा ऑप्शन है फ्लॉक, और लास्ट ऑप्शन है वीमेन। तो वीमेन भी एक प्लूरल नाउन है, जिस तरीके से ब्रिजेस एक प्लूरल नाउन है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन हमारा क्या है? फ्लॉक है। फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स क्या होता है? फ्लॉक मीन्स झुंड होता है, फ्लॉक। तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लॉक इज अ फ्लॉक, फ्लॉक is a collective noun. नेक्स्ट सेंटेंस है द डॉक्टर बिलोंग्स टू जेंडर। हमने आपको जेंडर की क्लास स्पेशल पढ़ाई थी, जेंडर और नंबर के बारे में, नाउन के नंबर, सिंगुलर प्लूरल नंबर और जेंडर बताया था आपको, ठीक है। तो जेंडर 4 जैसे कि आप जानते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर और कॉमन जेंडर। तो जो वर्ड डॉक्टर है, ठीक, डॉक्टर किस जेंडर को बिलोंग करता है? डॉक्टर किस जेंडर को बिलोंग करता है? भाई मैस्कुलिन जेंडर से, जिससे हमें मेल सेक्स के बारे में पता चलता है, वो मैस्कुलिन जेंडर हो जाते हैं। फीमेल सेक्स के बारे में पता चले तो वो फेमिनिन जेंडर हो जाते हैं। और जिसका कोई सेक्स ही ना हो, जैसे टेबल है, चेयर है, ठीक है, ये न्यूट्रल जेंडर हमारे कहलाते हैं। और कॉमन जेंडर, जिससे मेल और फीमेल दोनों का पता चले। तो डॉक्टर हमें क्या बताता है? डॉक्टर मेल भी हो सकता है, डॉक्टर फीमेल भी हो सकता है। तो द डॉक्टर belongs to common gender. अगला सेंटेंस, he said reaches blank space wings. ओके, अब यहां पर मैंने आपको नाउन्स पढ़ाते वक्त बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि अगर हम उनमें एस लगा देते हैं तो वो प्लूरल बनने की बजाय वो अपने अर्थ को ही बदल लेते हैं, अपनी मीनिंग को ही। जैसे रिच वर्ड बताया था, तो रिच का मतलब क्या होता है? रिच का मतलब धनी होता है, रिच का मतलब धन, धनी। अगर आरिश कह दिया तो एक धनी व्यक्ति हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पर इसमें लगा दिया रिचेस, तो रिचेस का मतलब क्या हो गया? धनी व्यक्ति नहीं हुआ, या बहुत सारे धनी व्यक्ति नहीं होंगे, बहुत सारे अमीर लोग नहीं होंगे। रिचेस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा पैसे से, धन से। किससे? धन से। तो रिचेस जो है वो एक प्लूरल नाउन के तौर पर कंसीडर किया जाता है। तो ही सेड, ये एक इंग्लिश में कहावत के तौर पे भी लेते हैं। ही सेड, उसने कहा कि रिचेस, अब यहाँ पर देखिए हैज सिंगुलर, नो, इज सिंगुलर, नो, नन ऑफ दीज नहीं। यहाँ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है हैव, तो रिचेस हैव विंग्स। ये एसएससी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फेवरेट क्वेश्चन है आप कह सकते हैं।
ये रिचेस हैव विंग्स बहुत आता है एरर डिटेक्शंस में। रिचेस हैव होगा, हैज नहीं होगा। सी हमेशा ऑलवेज इसके साथ प्लूरल वर्ब ही यूज होगी। ही सेड रिचेस हैव विंग्स। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, लाइट ब्लैंक स्पेस फास्टर देन साउंड। अब ये साइंस का एक फैक्ट है। मैंने आपको जब असर्टिव सेंटेंस बताया था, पढ़ाया था, स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था, तो मैंने कहा था कि इस तरीके के जितने भी साइंटिफिक फैक्ट होते हैं या यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस होते हैं, उनको हम सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में असर्टिव सेंटेंस में ही फॉर्म करते हैं। यहाँ पर देखिए जो लाइट है वो लाइट का मतलब प्रकाश से है, ठीक है, और साउंड का मतलब ध्वनि से है। तो लाइट ये सिंगुलर नाउन है। अब सिंगुलर नाउन है तो जब और सेंटेंस हमारा दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्रोवर्ब्स होंगी, जितने भी आपके फैक्ट होंगे, ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंसेस होंगे, वो सब मोस्टली जो फ्रेम होते हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट कह लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही फ्रेम होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल आपको पता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज होता है, और सब्जेक्ट प्लूरल होता है अगर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, और अगर सब्जेक्ट आई होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो लाइट हमारा जो है वो सिंगुलर वर्ड है, तो लाइट ट्रेवल्स हो जाएगा। ट्रेवल्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस यहीं पर लगा है, तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। क्लियर? बढ़ते हैं अपने लास्ट फाइनल सेंटेंस की तरफ। माई मदर्स ब्रदर्स सन हैज कम। ये माई मदर्स ब्रदर्स सन हैज कम। अब ये भी सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। आप देख रहे हैं मदर्स में भी एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है और ब्रदर्स में भी एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। आपको पता होना चाहिए दैट डबल एपोस्ट्रोफी शुड बी अवॉइडेड इन अ सेंटेंस, कि एक सेंटेंस में हम डबल एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। दिस इज अ स्लैंग इन इंग्लिश में ये बुरा माना जाता है, गलत होता है, ग्रामेटिकली ये चीज एक्सेप्ट नहीं की जाती है सेंटेंस में। तो यहाँ पर मदर्स में भी एस लगा हुआ है और ब्रदर्स में भी एस लगा हुआ है, तो डबल एपोस्ट्रोफी यूज हुआ है। तो डबल एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं होगा। मतलब एरर जो है आपके किस पार्ट में है? ए वाले पार्ट में है। अच्छा, अब ये एरर तो आपने फाइंड आउट कर ली, लेकिन अब इसका एग्जैक्ट सेंटेंस होगा क्या? तो देखिए इस एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? इस एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, ही, के। एपोस्ट्रोफी का मतलब होता है। और इंग्लिश में एक और प्रीपोजिशन है ऑफ, इसका मतलब भी का, की, के होता है। लेकिन ये जो एपोस्ट्रोफी वर्ड यूज होता है, एक चीज और आपको बता दूं, एपोस्ट्रोफी वर्ड जो यूज होता है, एपोस्ट्रोफी एस जो यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बीइंग के साथ यूज करते हैं, और ऑफ जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ यूज होता है। तो जब किसी सेंटेंस में हमें दो बार का के अर्थ को व्यक्त करना होता है, का के, तो हम एक में एपोस्ट्रोफियस और एक में ऑफ का यूज करके सेंटेंस को बनाते हैं। तो ये सही फॉर्मेशन सेंटेंस की क्या होगी? दी सन ऑफ माई, द सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर हैज कम। ये आपका सही सेंटेंस जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि हर वो फेज, हर तरह का क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में आपके आ सकता है, पूछा जा सकता है, हमने अपनी इस क्लास में उन सेंटेंसेस पे डिस्कस की है, बात की है। लेकिन फिर भी अगर इनके अलावा भी अगर कोई आपकी क्वेरी है तो हम आपकी हर क्वेरी का, हर प्रॉब्लम का, हर डाउट का सलूशन
कमेंट के माध्यम से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के करिए और कमेंट के माध्यम से हम उसको शॉर्ट आउट कर देंगे। तो इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल सर्विष्ठा क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल के को प्रेस करिए, जिससे हमारी आने वाली इस तरीके की यूजफुल और इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। गुड बाय।